नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं फ्रीड्रिक नीचे के बारे में, एक ऐसे जर्मन दार्शनिक जिन्होंने 19वीं सदी में अपने विचारों से न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी पश्चिमी सोच को झकझोर दिया। अक्सर उनके आइडियाज कंट्रोवर्शियल रहे हैं और उन्हें बहुत गलत भी समझा गया है। बिल्कुल। और नीचे सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे, वो एक कवि, संगीतकार और भाषा विज्ञानी फिलोलॉजिस्ट भी थे। हाँ। उनकी लिखने का स्टाइल भी बड़ा अलग था। सीधे सीधे आर्ग्यूमेंट्स नहीं, बल्कि अफोरिज्म्स यानी छोटी छोटी सुक्तियां और मेटाफर्स से भरा हुआ था। शायद इसलिए भी उन्हें समझना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। हाँ, और उनके कॉन्सेप्ट जैसे गॉड इज डेड, उबरमेंश या सुपर ह्यूमन और विल टू पावर, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट और प्रोवोकेटिव लगते हैं। सही बात है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि नीचे के कुछ सबसे गहरे और असरदार आइडियाज की परतों को खोलें, उन्हें समझने की कोशिश करें। हाँ, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। सबसे पहले थोड़ा उनकी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। कौन थे ये फ्रेडरिच नीचे? किस तरह के माहौल में पले बढ़े? क्या बैकग्राउंड था? फ्रीडरिच विल्हेम नीचे का जन्म 15 अक्टूबर 1844 को जर्मनी के एक छोटे से गांव रुकेन में हुआ। एक प्रोटेस्टेंट पास्टर यानी पादरी परिवार में। अच्छा, पादरी परिवार में। हाँ, उनके पिता कार्ल लुडविग भी एक पादरी थे, तो घर में धार्मिक माहौल था शुरू से। लेकिन जब नीचे सिर्फ 5 साल के थे, उनके पिता की डेथ हो गई। ओहो, काफी जल्दी। हाँ, तो उनका पालन पोषण उनकी माँ फ्रांसिस्का और उनकी बहन एलिजाबेथ ने किया। प्रेडोमिनेंटली फीमेल एनवायरनमेंट था। तो इसका कुछ खास असर पड़ा होगा उनके विकास पर, पिता की कमी का? हाँ, ये कहना मुश्किल है कि क्या स्पेसिफिक असर पड़ा, पर जाहिर है पड़ा होगा। पढ़ाई में वो शुरू से ही बहुत तेज थे, खासकर एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर में उनकी गहरी रुचि थी। अच्छा। फिर उन्होंने बॉन और लाइप्जिग विश्वविद्यालयों में थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र और क्लासिकल फिलॉलॉजी, प्राचीन भाषाओं और उनके साहित्य का अध्ययन पढ़ा। फिलॉलॉजी। लाइप्जिग में उनके प्रोफेसर फ्रीडरिश विल्हेम रिचल उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनके मेंटर बने। और ये तो कमाल ही है कि सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्हें प्रोफेसर की जॉब मिल गई। ये कैसे हुआ? हाँ, ये बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी था। 1869 में बिना पीएचडी की डिग्री के, जो उस जमाने में अनोखी बात थी, उन्हें स्विट्जरलैंड के बासेल विश्वविद्यालय में क्लासिकल फिलॉलॉजी का प्रोफेसर बना दिया गया। वाह, बिना पीएचडी के? हाँ, ये उनकी ब्रिलियंसी का सबूत था। रिचल का बहुत बड़ा हाथ था इसमें। लेकिन उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव भी काफी रहे ना? सुना है मिलिट्री में जाने का भी शौक था उन्हें। हाँ, उनकी लाइफ काफी टर्बुलेंट रही। आर्मी को लेकर एक अट्रैक्शन था। 2 बार प्रशियन आर्मी ज्वाइन की। 2 बार? हाँ, पहली बार आर्टिलरी में थे, पर घुड़सवारी करते हुए एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई। फिर फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम मेडिकल ऑर्डरली के तौर पर गए, लेकिन वहां खुद ही बीमार पड़ गए। अच्छा, क्या हुआ था? डिफ्थेरिया और डिसेंट्री हो गया था, तो हटना पड़ा। इसी दौरान 2 बड़े इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस उनकी लाइफ में आए। एक थे फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर। शोपेनहावर, हाँ, उनका नाम सुना है। उनकी किताब द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन ने नीचे को हिलाकर रख दिया। शोपेनहावर का विल का कॉन्सेप्ट उनके अपने विल टू पावर के आइडिया की जमीन तैयार करने में इंपॉर्टेंट साबित हुआ। अच्छा, और दूसरा बड़ा इन्फ्लुएंस? दूसरा बड़ा इन्फ्लुएंस थे कंपोजर रिचर्ड वागनर, मशहूर संगीतकार। हाँ, वैगनर। इनसे तो काफी गहरी दोस्ती थी, फिर शायद दुश्मनी भी हो गई। हाँ, रिचर्ड वागनर लाइप्जिग में स्टूडेंट रहते हुए ही वो वागनर से मिले थे। शुरू में नीचे उनके म्यूजिक और पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्हें एक कल्चरल मसीहा की तरह देखते थे। वागनर भी उनकी बुद्धि से इंप्रेस थे। एक गहरी दोस्ती बनी, ऑलमोस्ट फादर सन जैसी रिलेशनशिप थी। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता खराब हो गया। क्यों? क्या हुआ? नीचे को वागनर का बढ़ता हुआ जर्मन नेशनलिज्म, उनका एंटीसेमिटिज्म, यहूदी विरोध पसंद नहीं आया। ओके, मतलब विचारों में मतभेद। हाँ, और उन्हें वागनर के म्यूजिक में भी एक थिएट्रलिटी और डेकेडेंस दिखने लगी। ये डिसएग्रीमेंट इतना बड़ा कि नीचे ने बाद में वागनर की कड़ी आलोचना करते हुए किताबें लिखी। जैसे द केस ऑफ वैगनर और नीचे कॉन्ट्रा वैगनर। उन्होंने वागनर को एक बीमारी तक कह दिया। बाप रे, इतनी कड़वाहट! तो वागनर से डिसइल्यूजनमेंट उनके विचारों के विकास में एक इंपॉर्टेंट मोड़ था। बिल्कुल। फिर उन्होंने बाज़ल में पढ़ाना क्यों छोड़ा? इतनी कम उम्र में प्रोफेसर बने थे। उनकी हेल्थ शुरू से ही बहुत खराब रहती थी। बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या दिक्कत थी? शदीद माइग्रेन, आंखों की कमजोरी जो उन्हें लगभग अंधा कर रही थी, पेट की लगातार तकलीफें, ये सब इतना बढ़ गया कि 1879 में सिर्फ 35 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेसरशिप से रिजाइन कर दिया। सिर्फ 35 में? हाँ,
इसके बाद अगले 10 साल 1879 से 1889 तक उन्होंने एक तरह से बेघर घुमक्कड़ की जिंदगी गुजारी, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस में। अच्छा, अकेले? हाँ, अलग अलग शहरों में अकेले रहते थे, बेहतर मौसम और हेल्थ की तलाश में। और आयरनिकली यही वो समय था जब उनका क्रिएटिव आउटपुट सबसे ज्यादा था। मतलब सबसे जरूरी किताबें तभी लिखी हैं। हाँ, उन्होंने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट किताबें द स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा, बियॉन्ड गुड एंड ईवल, ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी इसी दौरान लिखी, एकांत में। और फिर उनका अंत, वो टुरिन में घोड़े वाली घटना, वो क्या था? हाँ, वो उनकी लाइफ का सबसे ट्रैजिक मोमेंट था। 3 जनवरी 1889 को इटली के टुरिन शहर में सड़क पर उन्होंने देखा कि एक कोचमैन अपने घोड़े को चाबुक से बुरी तरह मार रहा है। ओह! नीचे भाग कर गए, उस घोड़े के गले लग गए और जोर-जोर से रोने लगे और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद? इसके बाद वो कभी अपने होश में नहीं लौटे। उनका मेंटल कोलैप्स हो गया था, पूरी तरह से। कितना दुखद है। हाँ, अगले 11 साल उन्होंने पहले मेंटल असाइलम में, फिर अपनी माँ और बहन की देखरेख में गुजारे, बिल्कुल शांत, दुनिया से कटे हुए। 25 अगस्त 1900 को वायमार जर्मनी में उनकी मृत्यु हो गई। और तब तक उनकी किताबें काफी मशहूर हो चुकी थी। हाँ, तब तक उनकी किताबें यूरोप में धूम मचा चुकी थी, पर उन्हें इसका कोई होश नहीं था। एक बहुत ही इंटेंस और ट्रैजिक लाइफ थी। चलिए, अब उनके आइडियाज पर आते हैं जिन्होंने दुनिया को इतना प्रभावित किया। नीचे की फिलॉसफी का सेंट्रल प्रोजेक्ट क्या था? वो करना क्या चाहते थे? मतलब उनका मेन एम क्या था? नीचे का मेन एम था ट्रांसवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज, यानी जो पहले से एस्टैब्लिश्ड मूल्य वैल्यूज हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन करना, उन्हें उलट पुलट देना, एक तरह से रीवैल्यूएशन। मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन, ठीक है। उन्होंने उस वक्त की यूरोपियन कल्चर, खास करके उसकी नींव क्रिश्चियन मोरालिटी पर बहुत जबरदस्त हमला किया। वो मानते थे कि ये मोरालिटी लाइफ डिनाइंग है, जीवन विरोधी है। लाइफ डिनाइंग मतलब जीवन को नकारने वाली? हाँ, उनके निशाने पर सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म जैसे मॉडर्न आइडियाज भी थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब उसी कमजोर स्लेव मोरालिटी की पैदावार थे। अच्छा, तो वो इन सब के खिलाफ थे। हाँ, वो एक नई लाइफ अफर्मिंग फिलॉसफी बनाना चाहते थे, जीवन को हाँ कहने वाली। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है उनका सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका है। इसका सीधा मतलब क्या था? क्या वो कह रहे थे कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है? क्या वो नास्तिक थे? ये सिर्फ ये कहना नहीं था कि मैं भगवान में नहीं मानता। नीचे खुद को एथियस्ट कहते थे, पर गॉड इज डेड एक ऐलान से ज्यादा एक कल्चरल डायग्नोसिस था, एक सांस्कृतिक अवलोकन। कल्चरल डायग्नोसिस मतलब? तो उनका मतलब था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में गॉड का जो कॉन्सेप्ट था, जो सभी मोरालिटी, मीनिंग और ऑर्डर का अल्टीमेट सोर्स माना जाता था, वो अब अपनी सेंट्रल पोजीशन खो चुका है। लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए अब वो एक जिंदा ताकत नहीं रहा। तो एक तरह से ईश्वर की मौत समाज में हुई है। हाँ, उसकी कल्चरल डेथ हो चुकी है, अब वो संस्कृति का केंद्र नहीं रहा। तो ये एक तरह से वेस्टर्न कल्चर का ऑब्जर्वेशन था। ये डेथ हुई कैसे उनके हिसाब से? किसने मारा ईश्वर को? नीचे के मुताबिक इसके पीछे सदियों का प्रोसेस था, जिसमें एनलाइटनमेंट, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रीजन का बढ़ता हुआ प्रभाव शामिल था। अच्छा, विज्ञान और तर्क का बढ़ना? हाँ, जैसे जैसे इंसान ने दुनिया को समझने के लिए रीजन और साइंस पर ज्यादा डिपेंड करना शुरू किया, वैसे वैसे गॉड पर डिपेंडेंस कम होती गई। हमने खुद ही उस फाउंडेशन को कमजोर कर दिया जिस पर हमारी वैल्यूज टिकी थी। और जब वो कहते हैं हमने उसे मारा है, इसका क्या मतलब है? ये पॉइंट बहुत क्रूशल है। नीचे ये नहीं कह रहे हैं कि कोई सुपरनैचुरल इवेंट हुआ। वो कह रहे हैं कि इंसानियत ने अपनी बुद्धि से, अपने साइंटिफिक डिस्कवरी से, अपनी सेल्फ रिलायंस की इच्छा से, अनजाने में ही सही, गॉड को इररिलेवेंट बना दिया है। तो ये हमारी वजह से हुआ है। हाँ, और इसका परिणाम बहुत भयंकर है। इससे एक बहुत बड़ा खालीपन, वॉइड पैदा हो गया है, और इस खालीपन से जन्म लेता है निहिलिज्म, शून्यवाद। निहिलिज्म यानी ये फीलिंग कि लाइफ का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यूज नहीं है, सब बेकार है। एग्जैक्टली। निहिलिज्म का मतलब है सभी वैल्यूज का डिवैल्यूएशन। अगर गॉड नहीं है तो फिर सही, गलत, अच्छा बुरा का आधार क्या है? फिर तो सब कुछ सब्जेक्टिव, रिलेटिव हो जाता है। नीचे के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था। एक अनकैनी गेस्ट जो दरवाजे पर खड़ा है, लेकर बाजार में गॉड को ढूंढता है और चिल्लाता है कि हमने उसे मार दिया है, हम सब उसके कातिल हैं। अच्छा। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं,
ये मैडमैन उस भयानक सच को रिप्रेजेंट करता है जिसे बाकी लोग अभी समझ नहीं पा रहे, गॉड की डेथ से पैदा हुई मीनिंगलेसनेस का क्राइसिस, वो खालीपन। तो गॉड की डेथ ने एक तरह से मॉरल कंपस तोड़ दिया, और इसी से जुड़ी है उनकी मोरालिटी की क्रिटिक, खासकर क्रिश्चियन मोरालिटी की। उन्होंने ईसाई नैतिकता की आलोचना क्यों की? हाँ, उनकी मोरालिटी की क्रिटिक जो उन्होंने अपनी किताब ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी में डिटेल में की है, वो बहुत फंडामेंटल है। वो कहते हैं कि हम जिन गुड और इविल को यूनिवर्सल मानते हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। मतलब अच्छाई बुराई समय के साथ बदली है? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने 2 बेसिक तरह की मोरालिटी बताई, मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें, ये क्या है? मास्टर मोरालिटी नीचे कहते हैं नेचुरली स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, नोबल लोगों की मोरालिटी है, अभिजात वर्ग की। ये लोग अपने वैल्यूज खुद क्रिएट करते हैं। वो खुद तय करते हैं कि क्या अच्छा है। हाँ, उनके लिए गुड वो है जो उनकी पावर, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी लाइफ को बढ़ाता है, जैसे स्ट्रेंथ, प्राइड, हेल्थ, एम्बिशन। वो खुद को गुड कहते हैं, और जो उनसे नीचे हैं, कमजोर हैं, उसे बैड कहते हैं। ये एक एक्टिव लाइफ अफर्मिंग मोरालिटी है। ओके, और स्लेव मोरालिटी? दूसरी तरफ है स्लेव मोरालिटी। ये कमजोर, ओप्रेस्ड लोगों की मोरालिटी है, जो शक्तिशालियों के खिलाफ उनकी रेसेंटमेंट, एक दबी हुई नफरत, जलन, बिटरनेस से पैदा होती है। रेसेंटमेंट, ये क्या शब्द है? ये फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है मन की गांठ, दबा हुआ गुस्सा या ईर्ष्या। क्योंकि कमजोर लोग डायरेक्टली पावरफुल लोगों से लड़ नहीं सकते, वो वैल्यूज को ही उलट देते हैं। कैसे उलट देते हैं? वो मास्टर्स के वैल्यूज, स्ट्रेंथ, प्राइड को ईविल डिक्लेयर करते हैं, और अपनी खुद की क्वालिटीज जो उनकी कमजोरी से पैदा हुई हैं, जैसे ह्यूमिलिटी, पिटी, पेशेंस, फॉरगिवनेस, को गुड या वर्चू बना देते हैं। अच्छा, मतलब कमजोरी को ही अच्छाई बना दिया। एग्जैक्टली। नीचे के मुताबिक जूडाइज्म और खासकर क्रिश्चियनिटी इसी स्लेव मोरालिटी का मैनिफेस्टेशन है। इसने यूरोपियन स्पिरिट को कमजोर और बीमार बना दिया है उनके हिसाब से। इसी वजह से वो हिंदू कास्ट सिस्टम या मनुस्मृति को बाइबल से बेहतर समझते थे। ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल बात लगती है। हाँ, ये उनके काम का एक बेहद कंट्रोवर्शियल और फ्रैंकली प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट है। कुछ जगहों पर, जैसे द एंटी क्राइस्ट में, वो मनुस्मृति की तारीफ करते हैं बाइबल के मुकाबले, क्योंकि उन्हें उसमें एक क्लियर सोशल हायरार्की दिखती है। हायरार्की मतलब वर्ण व्यवस्था। हाँ, उन्हें लगता है कि ये सिस्टम एक्सेप्ट करता है कि लोग अलग अलग कैपेबिलिटीज के होते हैं, और एक नेचुरल ऑर्डर मेंटेन करता है जिसमें हायर टाइप्स को फ्लरिश करने का मौका मिलता है। ये उनके मास्टर स्लेव मोरालिटी के फ्रेमवर्क में फिट बैठता था। मतलब उनके हिसाब से ईसाई बराबरी वाले विचार से बेहतर था। उनके हिसाब से हाँ, उनके लिए ये बाइबल की सब लोग बराबर हैं वाली चंडाला मोरालिटी से बेहतर था। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये उनकी अपनी बहुत ही सिलेक्टिव और पोटेंशियली प्रॉब्लमैटिक इंटरप्रिटेशन थी हिंदू टेक्स्ट की, जिसे आज यूनिवर्सली रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो ये तो हुई उनकी क्रिटिक की बात, लेकिन क्या नीचे ने इस गॉड इज डेड और नाहिलिज्म के अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता भी दिखाया? Here's where it gets really interesting, है ना? बिल्कुल। अगर वो सिर्फ क्रिटिक करते हैं तो शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। उनका दर्शन फंडामेंटली लाइफ अफर्मिंग है। वो नायलिज्म के अंधेरे में ही नहीं रहना चाहते। इसके लिए उन्होंने कुछ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स दिए, जैसे कि विल टू पावर, शक्ति की इच्छा। इसे तो उनकी फिलॉसफी का कोर माना जाता है। ये क्या है असल में? हाँ, विल टू पावर जर्मन में विलेजोर मार्क्ट शायद उनका सबसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। ये शोपेनहावर की विल टू लाइफ से अलग है। कैसे अलग है? ये सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल ड्राइव है टू ग्रो, टू एक्सपैंड, टू डोमिनेट, टू ओवरकम, टू क्रिएट, बढ़ने की, हावी होने की इच्छा। अच्छा, तो ये सिर्फ इंसानों में होती है? नीचे कहते हैं कि ये ड्राइव हर लिविंग बीइंग में, बल्कि पूरे यूनिवर्स में काम कर रही है। सब कुछ, हर एक्शन, हर थॉट, यहां तक कि नॉलेज की खोज इसी विल टू पावर का एक्सप्रेशन है। ज्ञान की खोज भी? हाँ, हम चीजों को जानना चाहते हैं ताकि उन पर पावर एक्सरसाइज कर सकें। उनके हिसाब से ये इनहेरेंटली बुरी चीज नहीं, बल्कि लाइफ का इंजन है, जीवन की मूल प्रेरणा। और इसी विल टू पावर को चैनल करके उबरमेंश, अतिमानव बना जा सकता है। ये उबरमेंस कौन है? कोई सुपर हीरो जैसा? नहीं, ये कॉमिक बुक वाला सुपरमैन बिल्कुल नहीं है। उबरमेंस, जिसे ओवरमैन या सुपर ह्यूमन भी ट्रांसलेट करते हैं, नीचे का आंसर है गॉड की डेथ से पैदा हुए नाइलिज्म के लिए। अच्छा, तो ये ईश्वर की मृत्यु का जवाब है। हाँ, ये इंसान का नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है, पर बायोलॉजिकल नहीं, स्पिरिचुअल और कल्चरल। ये वो व्यक्ति है जो हर्ड मोरालिटी से ऊपर उठ चुका है,
जो गॉड के बिना जीना सीख गया है, जो अपने वैल्यूज खुद क्रिएट करता है। अपने मूल्य खुद बनाता है। एग्जैक्टली वो लाइफ की सारी डिफिकल्टीज, सफरिंग को एक्सेप्ट करता है और अपनी विल टू पावर का इस्तेमाल करके लाइफ को एक मीनिंग देता है, उसे एक वर्क ऑफ आर्ट बनाता है। कमाल है। किस किताब में बात की है इसकी? नीचे की मशहूर किताब द स्पोक ज़रथुस्त्रा का हीरो ज़रथुस्त्रा इसी उबरमेंश के आने की घोषणा करता है। वो लास्ट मैन का ऑपोजिट है, वो लास्ट मैन जो सिर्फ कंफर्ट और सिक्योरिटी चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता। ये तो काफी एस्पिरेशनल कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक और आइडिया है जो सुनने में ही बड़ा चैलेंजिंग लगता है, इटर्नल रेकरेंस, शाश्वत पुनरावर्तन। ये क्या भला है? हाँ, इटर्नल रिकरेंस, ईवीगे वीररकुंफ्ट, नीचे का सबसे प्रोफाउंड और शायद सबसे डिस्टर्बिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है। थॉट एक्सपेरिमेंट। हाँ, इसका जिक्र द गे साइंस और ज़रातुस्त्रा में आता है। वो कहते हैं, इमेजिन करो कि एक दिन एक डीमन तुम्हारे पास आया और कहे, ये जिंदगी जो तुम अभी जी रहे हो और जो अब तक जी चुके हो, तुम्हें इसे अनंत बार फिर से जीना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही। अनंत बार? वैसे का वैसा? हाँ, हर छोटी से छोटी डिटेल, हर खुशी, हर दुख के साथ। कुछ भी नया नहीं होगा। अगर ऐसा हो तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? क्या तुम डिस्पेयर में गिर जाओगे या तुम खुशी से चिल्ला उठोगे, हाँ, एक बार फिर? बाप रे, ये तो सोचकर ही रूह कांप जाती है। मतलब हर दुख, हर गलती दोबारा। बिल्कुल, ये लाइफ एफर्मेशन का अल्टीमेट टेस्ट है। अगर आप अपने जीवन को जैसा वो है, उसकी हर कमी और हर दर्द के साथ इतनी बार जीने के लिए तैयार हो, इसका मतलब है कि आपने लाइफ को उसकी टोटलिटी में एक्सेप्ट कर लिया है। आपने हर मोमेंट को हाँ कहा है। ये नाइहिलिज्म का सबसे बड़ा एंटीडोट है। ये सबसे बड़ा वजन, ग्रेटेस्ट वेट भी है और सबसे बड़ी मुक्ति, लिबरेशन भी। और इसी से नेचुरली फॉलो करता है एमोर फटी, वो लैटिन वाला। करेक्ट। एमोर फाटी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है लव ऑफ फेट या अपनी नसीब से प्यार करो, भाग्य से प्रेम। भाग्य से प्रेम। अगर आप इटर्नल रिकरेंस को एम्ब्रेस करते हो तो आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है या होगा, अच्छा, बुरा, सक्सेस, फेलियर, जॉय, पेन, उस सब को न सिर्फ एक्सेप्ट करना है बल्कि उससे प्यार करना है। प्यार करना है, मुश्किलों से भी। हाँ। क्योंकि वो सब कुछ नेसेसरी था आपको वो बनाने के लिए जो आप हैं। उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे एम्ब्रेस करो। ये लाइफ को यस कहने का सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है। ये तो बहुत गहरा विचार है। अच्छा, नीचे का ट्रूथ के बारे में क्या कहना था? क्या कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, परम सत्य? नीचे के हिसाब से कोई एक एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है जो सबके लिए हमेशा के लिए वैलिड हो। ट्रूथ हमेशा पर्सपेक्टिवल होता है। परिप्रेक्ष्यात्मक पर्सपेक्टिवल मतलब नजरिए पर निर्भर। हाँ, यानी हर ट्रूथ किसी न किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, किसी व्यू पॉइंट, किसी कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा होता है। हम जिन्हें फैक्ट्स कहते हैं वो असल में इंटरप्रिटेशंस हैं, व्याख्याएं हैं। सिर्फ व्याख्याएं। हाँ, तथ्य नहीं। हाँ। जो हमारी नीड्स, हमारी वैल्यूज, हमारी विल टू पावर से शेप होती हैं। उनका फेमस कोट है, देयर आर नो फैक्ट्स, ओनली इंटरप्रिटेशंस। कोई तथ्य नहीं है, केवल व्याख्याएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मनमाना है, बल्कि ये कि हमें हमेशा अपने ही पर्सपेक्टिव की लिमिटेशंस का ध्यान रखना चाहिए और दूसरे पर्सपेक्टिव्स के लिए ओपन रहना चाहिए। अच्छा। और एक आखिरी कॉन्सेप्ट, एनवी, ईर्ष्या या रेसोंतिमो के बारे में उनका व्यू भी काफी अनकन्वेंशनल था। वो इसे नेगेटिव नहीं मानते थे। हाँ। ये भी ट्रेडिशनल मोरालिटी को चैलेंज करता है। क्रिश्चियनिटी में एनवी को एक डेडली सिन माना गया है, एक ऐसी फीलिंग जिसे सप्रेस करना चाहिए, दबा देना चाहिए। हाँ, ईर्ष्या को तो बुरा ही मानते हैं। लेकिन नीचे कहते हैं, एनवी को दबाओ मत, उसे समझो। अगर आप किसी से एनवीएस फील करते हो तो इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति में कुछ ऐसा देख रहे हो जो आप खुद भी अचीव करना चाहते हो या कर सकते हो। अच्छा, तो ईर्ष्या हमें कुछ सिखा सकती है। हाँ, वो आपकी अपनी पोटेंशियल की तरफ इशारा कर सकती है। तो इस फीलिंग को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करो, खुद को इंप्रूव करने की मोटिवेशन के लिए, ना कि उसे डिस्ट्रक्टिव हेट्रेड या रिसेंटमेंट में बदलने दो। ये सेल्फ अवेयरनेस का एक टूल बन सकती है। ये तो हुए उनके कुछ कोर आइडियाज, लेकिन नीचे का नाम कंट्रोवर्सीज से भी जुड़ा रहा है, खासकर दो कॉन्टेक्स्ट्स में, एग्जिस्टेंशियलिज्म और फैसिज्म। पहले एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें। क्या उन्हें एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहना सही है? उन्हें अस्तित्ववादी कहा जाता है। उन्हें अस्तित्ववादी कहा जाता है। उन्हें अक्सर प्रोटो एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहा जाता है, यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक फोर रनर, आदि अस्तित्ववादी। प्रोटो एग्जिस्टेंशियलिस्ट। हाँ,
एग्जिस्टेंशियलिज्म टर्म उनके काफी बाद आया 20th सेंचुरी में, लेकिन उनके काम में वो सारे थीम्स मौजूद हैं जो बाद के एग्जिस्टेंशियलिस्ट जैसे सार्त्रे, कैमू, हाइडेगर के लिए सेंट्रल बने। जैसे कि कौन से थीम्स? जैसे इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पर फोकस, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीनिंग की खोज, गॉड की डेथ के बाद की सिचुएशन, एब्सर्डिटी का एहसास, ये सब नीचे में मिलता है। तो फिर प्रोटो क्यों? फुल एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्यों नहीं? अगर सब कुछ है तो? कुछ की डिफरेंसेस भी हैं। एक तो नीचे का उबरमंच का आइडिया ह्यूमन पोटेंशियल को एक ऐसे लेवल पर ले जाता है जो शायद बाकी एग्जिस्टेंशियलिस्ट से अलग है। वो मानवतावाद से आगे की बात है। अच्छा। दूसरा, नीचे ह्यूमनिस्ट नहीं थे। उनका फोकस इंडिविजुअल की सेल्फ ओवरकमिंग पर था, शायद यूनिवर्सल ह्यूमन डिग्निटी पर उतना नहीं जितना सार्त्रे जैसे बात के थिंकर्स का था। और उनके कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स जैसे इटर्नल रिकरेंस या विल टू पावर भी मेन स्ट्रीम एग्जिस्टेंशियलिज्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए उन्हें क्रूशियल इन्फ्लुएंस माना जाता है, पर उस लेबल में पूरी तरह फिट करना मुश्किल है। समझ गई। और अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर, फैशिज्म और नाजिज्म से उनका कनेक्शन। ये कैसे हुआ कि हिटलर और नाजीज ने उनके आइडियाज का इस्तेमाल किया? ये बहुत बड़ा इल्जाम है। हाँ, ये उनकी लेगेसी का सबसे अनफॉर्चुनेट चैप्टर है। ये बिल्कुल सच है कि नाजीज ने और मुसोलिनी के फासिस्ट्स ने भी नीचे के आइडियाज और फ्रेजेस को तोड़ मरोड़ कर अपने प्रोपेगेंडा के लिए खूब इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। कैसे? क्या किया उन्होंने? उन्होंने उबर मंच को आर्यन मास्टर रेस से जोड़ दिया, विल टू पावर को मिलिट्री अग्रेशन और कॉन्क्वेस्ट से, मास्टर स्लेव मोरालिटी को अपनी रेसिस्ट आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया, मतलब पूरी तरह से ट्विस्ट कर दिया। इसमें उनकी बहन एलिजाबेथ फर्स्टन नीचे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था शायद। सुना है उन्होंने उनकी रचनाओं में फेरबदल किया। हाँ, उनकी बहन एलिजाबेथ का रोल इसमें काफी नेगेटिव रहा। नीचे के मेंटल कोलैप्स के बाद उन्होंने उनकी सारी अनपब्लिश्ड राइटिंग्स का कंट्रोल ले लिया। अच्छा। एलिजाबेथ खुद एक स्ट्रॉन्ग जर्मन नेशनलिस्ट और एंटी सेमाइट थी और बाद में नाजी सपोर्टर भी बनी। उन्होंने नीचे के नोट्स को मैनिपुलेट करके द विल टू पावर नाम से एक किताब पोस्ट्यूमसली पब्लिश करवाई, जिसे उन्होंने अपने पॉलिटिकल व्यूज के हिसाब से एडिट किया, काफी हद तक बदल दिया। ओह, ये तो धोखा हुआ। हाँ, उन्होंने ही नीचे आर्काइव को मैनेज किया और उसे एक तरह से नाजी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने दिया। हिटलर को भी वहां इनवाइट किया। इससे दुनिया भर में ये इमेज बनी कि नीचे नाजीज के फिलोसॉफिकल गॉडफादर थे। लेकिन क्या नीचे खुद फैशिस्ट विचारधारा के समर्थक थे? क्या उनके अपने राइटिंग्स में इसके लिए कोई बेसिस मिलता है? क्या वो सच में फैशिस्ट थे? ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आज ज्यादातर नीचे स्कॉलर्स इस बात पर एग्री करते हैं कि नीचे को फैशिस्ट या नाजी प्रीकर्सर कहना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत। क्यों? क्या तर्क है इसके पीछे? इसके कई रीजंस हैं। पहला, नीचे स्टेट राज्य के सख्त खिलाफ थे। वो स्टेट को न्यू आइडल, द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल कोल्ड मॉन्स्टर्स कहते थे, जो इंडिविजुअलिटी को कुचल देता है। जबकि फासिज्म तो राज्य को ही सब कुछ मानता है। एग्जैक्टली। दूसरा, वो इंटेंस नेशनलिज्म के भी खिलाफ थे, जर्मन नेशनलिज्म की भी उन्होंने बुराई की। तीसरा, वो एंटी सेमिटिज्म के कट्टर विरोधी थे और अपनी बहन के एंटी सेमिटिक व्यूज से नफरत करते थे। तो फिर बहन ने ऐसा क्यों किया? वो अपने एजेंडा के लिए। चौथा पॉइंट, वो हर्ड मेंटालिटी, भीड़ की सोच के सबसे बड़े क्रिटिक थे, जबकि फैसिज्म मास मोबिलाइजेशन पर चलता है। तो फिर ये कनेक्शन इतना मजबूत कैसे हो गया? अगर वो इन सब चीजों के खिलाफ थे तो नाजीज को उनके आइडियाज में क्या मिला? ये जुड़ाव बना कैसे? इसके कुछ पॉसिबल रीजंस हैं। एक, नीचे के आइडियाज में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अथॉरिटेरियन रिजीम्स अपने मतलब के लिए ट्विस्ट कर सकते हैं। जैसे डेमोक्रेसी और इक्वालिटी की उनकी क्रिटिक, उनका ये कहना कि एक्सप्लॉयटेशन लाइफ का फंडामेंटल एस्पेक्ट है, बियॉन्ड गुड एंड इविल, सेक्शन 259। तो इन बातों का गलत मतलब निकाला गया। हाँ, अगर इन आइडियाज को उनके ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से अलग करके देखा जाए तो उनकी फैशिस्ट इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। दूसरा, उनकी एफोरिस्टिक पोएटिक राइटिंग स्टाइल भी मिस इंटरप्रिटेशन को इन्वाइट करती है। मतलब समझना आसान नहीं। सच है। हमें उनके डिस्क्रिप्शन, वो दुनिया को जैसा देखते थे, और प्रिस्क्रिप्शन, वो दुनिया को जैसा बनाना चाहते थे, में डिफरेंशिएट करना होगा। हो सकता है वो एक्सप्लॉयटेशन को लाइफ का एक फैक्ट बता रहे हों, ना कि उसे एंडोर्स कर रहे हों। अच्छा, ऑब्जर्वेशन और समर्थन में फर्क करना जरूरी है। हाँ, वो किसी सिंपल पॉलिटिकल कैटेगरी लेफ्ट राइट में फिट नहीं होते। उनके आइडियाज का मिसयूज हुआ, पर इसके लिए वो खुद कितने जिम्मेदार हैं, ये एक ओपन डिबेट है। ठीक है, तो इतने कॉम्प्लेक्स और ऑफन मिसअंडरस्टूड थिंकर का आज के टाइम में क्या सिग्निफिकेंस है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? वो हमारे लिए रेलेवेंट कैसे है? उनका इन्फ्लुएंस जबरदस्त रहा है।
फिलॉसफी में तो एग्जिस्टेंशियलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फोको, डेरिडा जैसे थिंकर्स पर गहरा असर, पोस्ट मॉडर्निज्म सब उनसे हेवीली बोरो करते हैं। और दर्शन के अलावा साइकोलॉजी में फ्रॉइड में उनकी साइकोलॉजिकल इंसाइट्स की तारीफ की थी। लिटरेचर में शॉ, ईएट्स, रिल्के, कामूस, यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल जैसे लोग उनसे प्रभावित थे। आर्ट और कल्चर पर भी उनका इम्पैक्ट रहा है, बहुत व्यापक असर है। और आज की दुनिया के लिए 21st सेंचुरी में क्या महत्व है आज? उनके उठाए हुए सवाल, गॉड की डेथ के बाद मीनिंग कैसे ढूंढें, वैल्यूज कैसे क्रिएट करें, निहिलिज्म से कैसे लड़ें, इंडिविजुअल फ्रीडम और हर्ड मेंटालिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाएं, ये सवाल आज शायद पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। हाँ, ये तो है, आज भी ये सवाल बहुत बड़े हैं। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, मटेरियल कंफर्ट बढ़ गया है, पर क्या हमने वो एग्जिस्टेंशियल वॉइड भर लिया है जिसकी नीचे ने बात की थी, वो खालीपन? शायद नहीं। या हम नई तरह की हर्ड मेंटालिटी, सोशल मीडिया के इको चेम्बर्स, कंज्यूमर कल्चर और एक सटल नाहिलिज्म के शिकार हो रहे हैं जहां सब कुछ टेम्पररी और डिस्पोजेबल लगता है? हाँ, ये बात तो है। आज भी ये सवाल उठते हैं कि क्या हम सिर्फ कंफर्ट और डिस्ट्रैक्शन में खो गए हैं या लाइफ के डीपर क्वेश्चंस को फेस कर रहे हैं? क्या हम अपनी फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज कर रहे हैं? बिल्कुल। नीचे का मैसेज अल्टीमेटली डिस्पेयर का नहीं बल्कि चैलेंज का है, चुनौती का। वो कहते हैं कि इस वॉइड से डरो मत, इसे फेस करो, अपने वैल्यूज खुद बनाओ, खुद गढ़ो अपने मूल्य। हाँ, लाइफ को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी, उसके दुख और सुख के साथ एम्ब्रेस करो, एमॉर्फिटी। आज जब हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड, फेक न्यूज और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी से घिरे हैं, नीचे हमें याद दिलाते हैं कि पैसिव रहने की नहीं, एक्टिव क्रिएटर बनने की जरूरत है, रचने की जरूरत है। हाँ, अपनी विल टू पावर को पॉजिटिवली चैनल करने की जरूरत है। नीचे हमें एक तरह के चौराहे पर लाकर खड़ा करते हैं। एक रास्ता है जहां हम गॉड इज डेड की रियलिटी को एक्सेप्ट करके, अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को यूज करके, अपने वैल्यूज खुद बनाकर अपने फेट के मास्टर बन सकते हैं, उबरवेंच बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। और दूसरा रास्ता है लास्ट मैन का, जहां हम रिस्क लेने से डरते हैं, कंफर्ट और सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखते हैं, भीड़ के साथ चलने में ही सेफ्टी समझते हैं, और अनजाने में एक नई तरह की मेंटल स्लेवरी या एक शैलो नाहिलिज्म को अपना लेते हैं। तो हम किस रास्ते पर चल रहे हैं? हाँ, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, ये सवाल नीचे हम सबके लिए छोड़ गए हैं, जिस पर गौर करना जरूरी है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. ये थे फ्रीडरिक नीचे पर कुछ विचार। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। नीचे को पढ़ना एक जर्नी है, आसान नहीं है पर रिवॉर्डिंग जरूर है। ये बातचीत उस जर्नी की शायद एक छोटी सी शुरुआत थी। For more such discussions, subscribe to our channel व्यक्तित्व The Epic Tales. धन्यवाद।